मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर ओपेनहाइमर पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी एआईसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये देखना चाहते हैं कि उन्हें अमेरिका का सिक्योरिटी क्लियरेंस देना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ हम लुइस स्ट्रॉस को देखते हैं, जहां उन पर भी ये फैसला होना है कि उन्हें अमेरिका का कमर्शियल सेक्रेटरी बनाना चाहिए या नहीं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन पूछता है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए जर्मनी क्यों छोड़ा था। ये जानकर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और देखते हैं कि ओपेनहाइमर के दिमाग में फिजिक्स और यूनिवर्स के बारे में ही सवाल रहता था। लैब में टेस्टिंग के दौरान उनसे एक बीकर टूट जाती है, जिससे उनकी टीचर गुस्सा हो जाती हैं। टीचर ओपेनहाइमर से सवाल करते हैं कि उनका दिमाग लैब में भी है या नहीं। ओपेनहाइमर को एक लेक्चर अटेंड करना होता है जो निल्स बोहर कंडक्ट कर रहे होते हैं। निल्स बोहर एक मशहूर फिजिस्ट थे, जिनके लेक्चर में सबके स्टूडेंट जल्दी से चले जाते हैं और ओपेनहाइमर को लैब में अकेला रुकने को कह देते हैं। ओपेनहाइमर अपने टीचर के लिए जहर वाला एप्पल लेकर छोड़ देता है, कहते हुए कि इस एप्पल पर लैब टेस्ट हुए हैं। ये देखकर निल्स बोहर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो जर्मनी जाकर फिजिक्स पढ़ें। डॉक्टर ओपेन एक लेक्चर दे रहे होते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक अमेरिकन साइंटिस्ट से होती है। बाद में ये दोनों फिर ट्रेन में भी मिलते हैं, जहां ये दोनों ही जर्मनी जा रहे होते हैं। इन दोनों को एक जर्मन साइंटिस्ट का एक लेक्चर अटेंड करना था। ओपेन जर्मनी पहुंचकर हाइजेनबर्ग का लेक्चर अटेंड करते हैं, जहां उन्हें हाइजेनबर्ग से छोटी मोटी कन्वर्सेशन भी होती है। ओपेन अमेरिका जाकर वहां के बच्चों को क्वांटम मैकेनिक्स सिखाना चाहते हैं। फिर वो मेन अमेरिका के बच्चों को क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना शुरू भी कर देते हैं। शुरुआत में उनकी क्लास में बस एक ही स्टूडेंट आता है, पर वक्त के साथ साथ वहां क्वांटम फिजिक्स सीखने वाले बच्चों की तादाद ज्यादा हो जाती है। एक दिन ओपेन अपनी ही क्लास में कम्युनिज्म की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनका असल मकसद कुछ और ही होता है। ओपेन एक पार्टी में जाते हैं जहां कम्युनिज्म थिंकिंग वाले लोग आते हैं। ओपेन अपने भाई के साथ आया था, जो कम्युनिस्ट पार्टी को फुल सपोर्ट करता था, लेकिन वहां ओपेन खुद को कम्युनिज्म पार्टी का सपोर्टर नहीं बताते और उनका कहना था कि वो पार्टी का सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन कम्युनिज्म पार्टी को उतना बड़ा भी नहीं मानते। इसी पार्टी में ओपेन की मुलाकात जीन नाम की एक लड़की से होती है। अगले ही सीन में ये दोनों ओपेन के घर में होते हैं और जीन को यहाँ बगावत की बुक दिखाती है और एक पेज खोलकर ओपेन को पढ़ने के लिए देती है, जिसमें लिखा होता है नो आई हैव बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, जिसका मतलब होता है मैं अब कल बना चुका हूँ दुनिया का खात्मा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि दो साइंटिस्ट न्यूज़पेपर लेके कहानी दौड़ कर रहे होते हैं, जिस न्यूज़पेपर में छपा था कि जर्मनी का एक साइंटिस्ट ने एटम के बारे में कुछ खोज की है, जिससे वो आइटम को स्प्लिट कर सकते हैं और उस चीज से न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ओपेन भी इसी थ्योरी पर काम कर रहे थे, लेकिन ओपेन अब तक स्टोरी को सॉल्व नहीं कर पाए, जो कि एक दूसरे जर्मन साइंटिस्ट ने वो कर दिखाया। जब ये थ्योरी ओपेन देखते हैं तो तब वो बोलते हैं कि किस तरह इस थ्योरी का इस्तेमाल करके वो एक डेंजरस बॉम्ब बना सकते हैं और ओपेन अपनी थ्योरी पर अभी तक काम कर रहे हैं। और 1 सितंबर 1939 आ जाता है। उसी दिन न्यूज़पेपर में छापा है कि हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया है और पोलैंड के ऊपर हिटलर बड़े बड़े बॉम्ब्स गिरा रहा है। ये देखकर ओपेनहाइमर को अमेरिका की फिक्र सताने लगती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक पार्टी के दौरान ओपेन की मुलाकात किटी नाम की एक बायोलॉजिस्ट से होती है। वो कहती है कि शादी के बाद बस वो एक हाउसवाइफ बनकर रह गई है और आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि क्या ओपेन उसे क्वांटम फिजिक्स सिखा सकते हैं। फिर ओपेन किटी को क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन करने लगते हैं। इसके बाद किटी नवंबर में अपने पहले शौहर को डिवोर्स दे देती है और साथ ही साथ इस दिन ओपेन से शादी भी कर लेती है और इसी के साथ ओपेन भी अपनी पहली गर्लफ्रेंड जीन से ब्रेकअप कर लेते हैं। अगले सीन में हम दोबारा से देखते हैं कि ओपेन कॉलेज में ही एक स्टूडेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट प्लान बना रहे हैं। जब ये बात आर्टिस्ट को पता चलती है तो वो ओपेन पर गुस्सा होता है कि उसने ओपेन को पहले भी क्लास में पॉलिटिक्स लाने से मना किया था। आर्टिस्ट ओपेनहाइमर को बताता है कि अगर वो इसी तरह गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट उसे आने वाले प्रोजेक्ट से हटा देगी। और तो और गवर्नमेंट ने ओपेन के ऊपर नजर भी रखी हुई है। इस बात पर ओपेन मान जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से दूर होने को भी मान जाते हैं। अगले सीन में टाइमलाइन एक साल जंप हो जाती है और ओपेन एक साल बाद अपने घर लौटते हैं। जब वो घर लौटते हैं तो उनका 1 साल का बच्चा हो चुका था। ओपेन के घर पहुंचते ही किटी ओपेन पे गुस्सा करती है, क्योंकि वो अपनी पहली शादी में भी एक हाउसवाइफ बनकर रह गई थी और ओपेन से शादी करके भी उसे एक हाउसवाइफ बनकर ही रहना पड़ गया था। यहाँ हम देखते हैं कि पीछे किटी का बच्चा रो रहा होता है, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। वापस में टाइमलाइन जंप होती है और अगले दिन ओपेन के पास अमेरिका की आर्मी जनरल लेस्ली ग्रुप मिलने आते हैं और वो ओपेन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स को लीड करने को बोलते हैं। ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स वो ही लाता है जिसमें उन्हें एटॉमिक बॉम्ब बनाना होता है। वो पहले इस बात पर
न्यूक्लियर नहीं मानते, लेकिन ग्रुप ओपन से कहता है कि रशिया और जर्मनी ने अब तक एटम बॉम्ब शायद बना भी लिया होगा और अब अमेरिका को भी एटम बॉम्ब की सख्त जरूरत है। ये बात सुनकर ओपन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए एक और बॉम्ब बनाने के लिए मान जाते हैं। वो खुद से ही न्यू मैक्सिको की एक खाली जगह देखकर उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां पर एक नकली शहर बसाने को बोलते हैं, क्योंकि वहां पर अमेरिका और दुनिया के अलग अलग साइंटिस्ट अपनी फैमिली के साथ आकर रहेंगे और चूंकि वो साइंटिस्ट अपनी फैमिली के साथ होंगे, उनका काम भी मान लगा रहेगा। इस बात पर आर्मी जनरल ग्रुप मान जाता है और हफ्ते भर में उस खाली बंजर जगह पर एक नया शहर तैयार करवा देता है। इस शहर को लॉस एलामोस का नाम दिया जाता है। इसके बाद ओपन के सारे साइंटिस्ट को अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाकर इकट्ठा करते हैं। वो सारे ही साइंटिस्ट अपनी अपनी फैमिली को लेकर इस नए शहर में आ जाते हैं और मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम चालू कर दिया जाता है। जब इस प्रोजेक्ट पे काम चालू होने लगता है तो कई सारी थ्योरी सामने निकल कर आई हैं। उनमें से एक टेलर नाम का साइंटिस्ट एक ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब को धमाका हुआ एक ऐसा चेन रिएक्शन पैदा करेगा तो वो धमाका रुकेगा ही नहीं, एक के बाद एक धमाके होंगे और पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। इस थ्योरी को जब ओपन देखते हैं तो वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और मशवरा देने के लिए वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास चले जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी ये कैलकुलेशन दिखाने के बाद काफी हद तक ये बातें सही लगती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ओपन से कहते हैं कि इस थ्योरी पर और इन्वेस्टिगेट करें और अगर ये थ्योरी सही हुई तो इस प्रोजेक्ट पर भी अभी काम बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर एक और बार ओपन शिकागो जाते हैं, जहां पर ऑलरेडी कुछ साइंटिस्ट इस थ्योरी पर काम कर रहे होते हैं। उन साइंटिस्ट के बात करके ओपन को पता चलता है कि उन साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को छोटे लेवल पे ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है और वो बताते हैं कि ये चेन रिएक्शन वाला समस्या उन्हें नहीं आएगी। लेकिन ओपन लॉस सिटी को छोड़कर बाहर आ गए हैं। ये बात आर्मी जनरल ग्रुप को पता चल जाती है और वो ओपन पर बहुत गुस्सा हो जाता है। आर्मी जनरल को गुस्सा देखकर वहां से एक साइंटिस्ट प्रोजेक्ट मैनहट्टन को छोड़कर जाने लगता है। इस बात पर आर्मी जनरल बोलता है कि अगर इसने यहाँ से बाहर जाकर इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी के सामने मुंह भी खोला तो उससे पहले ही साइंटिस्ट को मरवा देंगे। आगे ओपन ग्रुप से कहता है कि अगर उसे एक सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दे, इससे ओपन को कहीं भी आने जाने में दिक्कत होती थी। एक बार उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाती थी तो उससे उनके लिए बहुत कुछ आसान हो जाता था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि ओपन को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाती है और अब वो दोबारा वो लोग बॉम्ब बनाने पर फोकस करने लगते हैं। यहाँ तक कि लेकिन यूरेनियम और प्लूटोनियम को इकट्ठा करने में दिक्कत आ रही थी। जितना यूरेनियम उन्हें बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए था उसका 1% तो पूरे मंथ में भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद ओपन अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड जीन से दोबारा मिलने जाता है और ये बात ग्रुप को पता चल जाती है, क्योंकि जीन एक कम्युनिस्ट सोच वाली लड़की थी। ग्रुप ओपन को समझाता है कि जब तक वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है आगे वो दोबारा भी जीन से नहीं मिलेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर ओपन अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। तभी अचानक ओपन को जीन का एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जीन ने खुदकुशी कर ली थी। इस बात से ओपन बिल्कुल टूट जाता है। उसका शक था कि वो जीन्स कुछ दिन पहले ही मिला था और एक कम्युनिस्ट सोच वाली लड़की थी। उसे सुसाइड नहीं बल्कि उसे मरवा दिया गया है। खैर, कुछ और दिन बीत जाते हैं और ओपन भी इस चीज को ओवरकम करता है और हाइड्रोजन बॉम्ब की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये एटम बॉम्ब ने हिरोशिमा और नागासाकी में लाख से ज्यादा लोगों की जान ली थी। वो एक हाइड्रोजन बॉम्ब उसके 1000 गुना ज्यादा बड़ा धमाका कर सकता है। टाइम आता है अप्रैल का, जहाँ पर इन्हें ये पता चलता है कि हिटलर ने अपने ही बंकर में सुसाइड कर लिया है। इस बात का पता चलते ही सारे साइंटिस्ट प्रोजेक्ट मैनहट्टन को रोकने की बात कर देते हैं, क्योंकि हिटलर के मरने के बाद जर्मनी घुटने तक ही देगा और वो लोग भी बॉम्ब इसीलिए बना रहे थे क्योंकि वो लोग इस बॉम्ब से जर्मनी पर हमला कर सके। पर यहीं पर ओपन ये कहता है कि हमें बॉम्ब बनाना कंटिन्यू रखना चाहिए और इस बॉम्ब की पावर पूरी दुनिया को दिखानी चाहिए, जिससे डरकर आगे कभी कोई भी कंट्री अमेरिका के खिलाफ ना खड़ी होगी। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बॉम्ब पर वापस काम शुरू हो चुका है और इसकी काफी छोटी सी टेस्टिंग भी होती है। यहाँ पर आर्मी जनरल ग्रुप भी मौजूद होते हैं। ग्रास ओपन से कहता है कि उसे बॉम्ब का यूज फाइनल वर्जन जुलाई में बना हुआ चाहिए। ये हम एक मीटिंग देखते हैं जहां पर आर्मी जनरल ग्रुप ओपन और उनके साइंटिस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी मीटिंग से बात कर रहे होते हैं। इस मीटिंग में डिस्कशन में ये बताया जाता है कि अब जर्मनी ने तो हार मान ली है, लेकिन जापान अभी भी अमेरिका से लड़ रहा होता है, तो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए अब वो बॉम्ब जापान पर गिराएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी का कहना है कि उसके पास जापान की 11 सिटीज की लिस्ट है जहां पर वो बॉम्ब गिरा सकते हैं। फाइनल डिसीजन में
ये होता है कि बॉम्ब का इस्तेमाल 2 बार करेंगे, पहले जापान के हिरोशिमा में और दूसरा जापान के नागासाकी में 15 जुलाई। और बॉम्ब का फाइनल वर्जन ही बनकर तैयार हो चुका था। जिस दिन इन्हें ये टेस्टिंग करानी थी उस दिन पर वहाँ एक तूफान आ जाता है, जिससे उन्हें टेस्टिंग में थोड़ी सी देर हो जाती है और अगले दिन सुबह इस बॉम्ब की टेस्टिंग होती है। जब ओपिन इस बॉम्ब की असली ताकत को देखता है तो वो वापस से गीता के वर्ड्स को दोबारा रिपीट करता है, नो आई हैव बिकम डेड डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, जिसका मतलब होता है मैं अब कल बना चुका हूँ दुनिया का खात्मा। बॉम्ब की कामयाब टेस्टिंग के बाद तमाम फौज और साइंटिस्ट खुश हुए कि उनकी काफी साल की मेहनत आज कामयाब रही है। इसके बाद ओपिन अगले 15 दिन के लिए 2 बॉम्ब और बनाता है, जिसका नाम होता है फैटमैन और लिटिल बॉय, जिनमें से 6 और 9 अगस्त को जापान में गिराया जाता है। इस बॉम्ब के गिरने से 1 मिनट में ही लाखों लोगों की जान चली जाती है। लेकिन ओपिन इसके बाद एक गिल्ट में चले जाते हैं कि उन्होंने कैसे धरती पर लाखों लोगों की जिंदगियां छीन ली। जहां सारे वर्कर्स, फौज और साइंटिस्ट खुश थे, वहां ओपिन अपने आप में ही इमेजिन कर लेते हैं कि जापान के लोग कैसी कैसी बुरी मौत मरे हैं और वहां की सूरत हाल क्या होगी, और वो जहां भी जाते थे वो मुर्दा जिस्मों से गुजर रहे हैं। इसके बाद ओपिन को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब का नाम दे दिया जाता है और अमेरिका का हीरो बना दिया जाता है। अगले सीन में हम ओपिन को व्हाइट हाउस में देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बातचीत करते हुए, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने का काम जारी रखना चाहिए। लेकिन ओपिन का कहना था कि इस बॉम्ब का बनाना एक गलती थी, उनके हाथों में लाखों लोगों का खून लगा है और वो अब इस एटॉमिक बॉम्ब को नहीं बनाएंगे। इस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि खून तुम्हारे हाथों में नहीं है, मेरे हाथों पर है। हत्ता कि बॉम्ब तुमने बनाए लेकिन मैं ही वो हूँ जिसने इसको गिराया है। लेकिन फिर भी ओपिन और ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब बनाने से मना कर देते हैं, जिस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है। वो ओपिन को वापस भेज देते हैं। इसके बाद लुइस भी ओपिन को बॉम्ब बनाने का कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम हाइड्रोजन बॉम्ब बनाओ, लेकिन लुइस को बॉम्ब बनाने के लिए मना कर देते हैं, जिससे लुइस को भी गुस्सा आता है और वो ओपिन की कम्युनिस्ट होने की बात FBI को बता देता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओपिन का सिक्योरिटी क्लियरेंस भी खत्म करवा देता है। जब लोगों को ओपिन की एक कम्युनिस्ट होने की बात पता चलती है तो सब सोचते हैं कि अगर ओपिन एक कम्युनिस्ट है तो इसने लाजमी एटम बॉम्ब की थ्योरी रशिया और जर्मनी को बता दी होगी। यही वजह है कि एटॉमिक कमीशन ने ओपिन पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ देर बाद एक साइंटिस्ट डेविड, जो लुइस के साथ ही काम करते थे, वो लुइस की ओपिन से बदला लेने की बात FBI को बता देते हैं कि ये सब अफवाह लुइस ने फैलाई है और वो ओपिन से बदला लेना चाहता है और ओपिन का सिक्योरिटी क्लियरेंस भी खत्म करवाना चाहता है। इससे ओपिन पर इन्वेस्टिगेशन रुक जाती है और इसी के साथ यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। मुलाहिजा फरमाइए का शुक्रिया।